सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी टर्म का क्या मतलब होता है। वैसे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ, ये बोर्ड ना गिर जाए, ठीक है, सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक अ सोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ये बताता है कि किसी भी सॉल्वेंट में मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना सॉल्यूट डालूं जिससे मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाए। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे के सारे टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जैसे डेफिनेशन तो आपकी क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ है आपके पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसके दो केसेस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। एक एक चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, यही आज का टॉपिक है, बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो जनरल है, चाहे वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हो, मतलब चाहे हम किसी सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, चाहे हम किसी गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं। एक बेसिक पैरामीटर समझाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? तो अभी छोड़ दो सारी चीज़ें, ये समझो जो मैं बता रही हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, कोई भी चीज़, कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों है, क्या रीजंस हैं इसके, सॉल्युबल क्यों है, ये इस टॉपिक से थोड़ा बाहर है, बट आप समझ लो क्या है, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है कि कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। तो देयर आर मैनी रीजंस, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। एक एक करके रीज़न पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सारा 11th क्लास वाला आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और मेरे पास है वाटर H2O। तो क्वेश्चन ये है कि HF H2O में डिसॉल्व क्यों हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही हूँ तुम्हें कि किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला और सॉल्युबिलिटी चेक करी, या किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाला सॉल्युबिलिटी चेक करी, या किसी गैस को लिक्विड में डाला फिर सॉल्युबिलिटी चेक करी। नहीं, अभी मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि कोई भी चीज़ किसी में सॉल्युबल क्यों होती है, फिर हम आगे के टॉपिक पर जाएंगे। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे अच्छे बच्चों ने, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बच्चे हैं, उनको भी ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो पहला रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछे कि HF H2O में डिसॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि HF का F वाटर के हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये HF का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच के इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं, ये दोनों पास पास आ जाते हैं और सॉल्युबल हो जाता है। पहला रीज़न ये है, ठीक है? तो पहला रीज़न सॉल्युबिलिटी का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई केमिकल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, या फिर एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो चांसेस ये होते हैं 99.9% कि वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। बाकी केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस होते ही होते हैं, ठीक है? पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न, जैसे वाई शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। भाई जो शुगर होती है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाती है? शुगर तो पानी के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती, फिर क्यों डिसॉल्व हो जाती है? यहाँ पर हम लोग रीज़न देंगे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट्स ट्रैप्ड इन द voids तो खैर सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं, इन द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का क्या मतलब हुआ? दूसरा कारण ये है कि कोई एक चीज़ दूसरे में डिसॉल्व क्यों होती है। दूसरा कारण ये है कि मान लो कि मेरे पास ये वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने चीनी डाल दी। अब चीनी के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस में फंस जाते हैं। जब फंस रहा है तो वापस निकल ही नहीं पा रहा। ये रीज़न भी हो सकता है सॉल्युबिलिटी का, इस वजह से, क्योंकि शुगर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वाटर के पार्टिकल के बीच की स्पेस में फंस जाते हैं। इस वजह से ये बोलते हैं चलो भैया मैं फंसी गया हूँ तो वाटर के साथ दोस्ती कर दूँ। तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर आपसे कोई बोले कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तुम्हें नहीं पता, वॉन डर वाल फोर्सेस बोल दो, दे आर यूनिवर्सल, दे आर एप्लीकेबल फॉर एवरी मटीरियल, ठीक है? तो दूसरा रीज़न ये है कि स्मॉल सॉल्यूट
पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड, ठीक है, इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न जो आप लोगों ने, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट सबके स्कूल में हो गया है, तो तीसरा रीज़न आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। तो समझो भाई, दो बच्चे हैं शैतान, ये पहला बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, ठीक है। पहले के 2 बाल हैं, दूसरे के 3 बाल हैं। ये भी शैतान है, ये भी शैतान है भाई, दोनों का सेम नेचर है, तो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स का नेचर सेम है तो ये एक साथ अच्छी बॉन्डिंग करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स का रूल मत लगाना कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं। केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ भी ऑब्जर्व करी गई है कि अगर 2 पार्टिकल्स का नेचर सेम है, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बनता है, इसलिए दोनों आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि NaCl पानी में डिसॉल्व क्यों होता है, वाई NaCl कैन बी डिसॉल्व इन वाटर। अब इंग्लिश छोड़ दो, समझ लो इसे। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वाटर भी पोलर होता है, NaCl भी पोलर होता है, इनके बीच में एक इंस्टेंटेनियस तो नहीं बोलोगे, इनके बीच में एक अच्छा खासा डायपोल बन गया, इनके बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। NaCl का नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन पे लगा हुआ है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है। कहोगे वापस तो फिजिक्स आगे घुमा फिरा करके चलो आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पोलर मटीरियल हैं तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। इसका रीज़न है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और मेरे पास है बेंजीन, ये एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था शीट में। तो बेंजीन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब प्योरली कोवेलेंट है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोवेलेंट है, तो इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चीज़ें पानी में डिसॉल्व क्यों होती है या फिर कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों होता है, तो उसके 3 कारण हैं। ये आपको पूरा 12th याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। पहला कारण ये है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, चेक करो तब सॉल्यूबल होगा, या तो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत ही बड़े हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की स्पेसेस के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स फंस गए हो, तभी भी डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से। तो जब भी चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, चाहे छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट की जगह के बीच में फंस रखे हो, चाहे लाइक डिसॉल्व लाइक हो, हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक फोर्स बनती है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स इन जनरल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जनरली कौन सी फोर्सेस बनती है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि वो यूनिवर्सल होती है। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह रही हूँ ना कि मैंने चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो चीनी और पानी के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस लग रही होगी। उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है उनके बीच में, बट उनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रखी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो नमक और पानी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, नमक और पानी के पार्टिकल्स के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तभी बाहर नहीं भाग रहे हैं, वरना तो नमक उछल करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं कहूँ जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो बेंजीन में डिसॉल्व है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इनके बीच में वीक, अब तुम मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे मन मन में, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं जो कि इनको साथ में रखती हैं। तुम बॉईल करोगे, तुम इनके साथ कुछ छेड़खानी करोगे, वो फोर्सेस टूट जाएगी और वापस भाग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक और टॉपिक समझो। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एक बहुत अच्छी टर्म बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। ये एक्सप्लेनेशन सब आपका NCERT में नहीं है, इन्होंने बहुत थोड़ा सा दे रखा है, तो जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ उस हिसाब से समझो, तुम्हें बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी पड़ेगी। अब डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन मैं हिंदी में, चलो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। डिसोल्यूशन वो प्रोसेस होती है इन विच द सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन। थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे इस चैप्टर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो गया, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो गए और ये दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन।
समझ में आ गई बात। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा टफ है, तो अगर समझ जाओ तो तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं, अगर ना समझो तो फिर उसको स्किप मार लेना, और क्या बोलूँ मैं, बट अगर समझ लो तो बहुत अच्छा है। तो देखो अब ध्यान से, तो डिसोल्यूशन क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें कंडीशन बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना इस चीज़ को इमेजिन करना। अगर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जैसे हमने पानी में सर्फ डाला तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पानी डालूंगी तो सॉल्यूशन थोड़ा ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है और डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक भी होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग दो चीज़ों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स कर रहे हैं, ऐसे गरम नहीं कर रहे हैं हम, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे मिक्स कर रहे हैं, चम्मच से घुमा रहे हैं तो सोल्यूशन थोड़ा गर्म हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे मिला रहे हैं तो सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा। तो ये कौन सी साइंस है, इसमें क्या हो रहा है वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ट्राई करना प्लीज़, समझने का थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें समझाऊंगी अब कि एक्सोथर्मिक डाइल्यूशन क्या होता, डिसोल्यूशन क्या होता है और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन क्या होता है। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब इमेजिन करो बच्चों, तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है जिसके पास एनर्जी 10 जूल्स की है, एक सॉल्वेंट है जिसके पास भी एनर्जी 10 जूल्स की है, दोनों पे अलग भी हो सकती है, ऐसे ही मान लिया मैंने इजी करने के लिए, ज़्यादा मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूट के पास भी जो एनर्जी है वो 10 जूल्स है, सॉल्वेंट के पास भी जो एनर्जी है वो 10 जूल है। अब हमने क्या करा, ये सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला और उसको हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया घुमाना स्टार्ट, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दोनों को। तो अब क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने एक दूसरे को देखा, बोला अरे वाह हम तो एक जैसे ही हैं, क्यों ना हम लोग वॉन डर वाल फोर्सेस बना दें और अपने आप को स्टेबल कर दें। भाई अगर कोई एक दूसरे के साथ फोर्स बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, वीक फोर्सेस लगा रहा है, तो तभी तो लगा रहा है जब वो अनस्टेबल होगा, वरना क्यों लगाएगा। तुम पानी में हीलियम डाल दो, वो नहीं होने की बहुत अच्छे से डिसॉल्व, क्योंकि वो स्टेबल हो रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है ये थोड़े थोड़े से अनस्टेबल हैं, इनको स्टेबलाइज होना है। तो सॉल्यूट बोलेगा सॉल्वेंट को चल हम लोग आपस में वॉन डर वाल फोर्सेस बनाते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस की वजह से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा और मैं तुझ में डिसॉल्व हो जाऊँगा। उन्होंने बनाया। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने आपस में इंटरेक्शन करा, जब इनके बीच में वॉन डर वाल इंटरेक्शन हुई, तो ये देखने को मिला कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही थी तो सॉल्यूट के पास जो एनर्जी बची वो कितनी बची, 5 जूल्स, और सॉल्वेंट के पास जो एनर्जी बची वो बची मान लो 6 जूल्स। तो सॉल्यूट की 5 जूल और सॉल्वेंट की 4 जूल्स कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई। क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में समझाया था कि जब जो दो चीज़ें आपस में इंटरेक्शन करती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, फोर्सेस बनाती हैं, तो एनर्जी इज़ आइदर लॉस्ट और इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो ये दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के दोनों ने कहा हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो 5 + 4 कितने जूल्स ऑफ एनर्जी बचा, 9 जूल्स ऑफ एनर्जी है, वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गई और इस वजह से जो हमारा कंटेनर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। और ये आपकी प्रोसेस कौन सी हो गई, रिएक्शन नहीं हो रही है, ये प्रोसेस कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। तो डेल्टा H यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अब इमेजिन करो आप लोग कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के पास 10 जूल्स की एनर्जी है, सॉल्वेंट के पास भी 10 जूल की एनर्जी है, और एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना बेटा। मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर के पास भी 10 जूल्स की एनर्जी, उनके आसपास जो भी चीज़ें रही होंगी, आसपास की जो हवा वगैरह होगी, वहाँ पर भी 10 जूल्स की एनर्जी एस्केप हो रखी है पहले से। ठीक है, अब सॉल्यूट आएगा सॉल्वेंट के पास, वो कहेगा कि भाई मुझे तेरे साथ इंटरेक्शन करना है ताकि मैं तुझ में घुल जाऊँ। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पास आते हैं तो इनके बीच में वॉन डर वाल इंटरेक्शन नहीं हो पाती। ये कहते हैं अरे यार मेरी तो 10 जूल की एनर्जी भी पूरी नहीं पड़ रही है, ये भी बोलता है मेरे पास 10 जूल की एनर्जी पूरी नहीं पड़ रही है जिससे मैं इंटरेक्शन करूँ। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक उपाय निकालते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो 10 जूल्स की एनर्जी है उसको अपने पास एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे ताकि इन दोनों का बॉन्ड बने। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने वॉन डर वाल इंटरेक्शन को मजबूत करने के लिए टोटल इन्हें चाहिए 30 जूल्स की एनर्जी। 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, 20 हो गया, इन्हें चाहिए 30। तो ये 10 जूल की एनर्जी एटमॉस्फेयर से भी ले लेंगे, तब जाकर के इनके पास इंटरेक्शन होगा। अब एक बात बताओ, जब ये सारी की सारी हीट आसपास से ले लेंगे तो जब हीट लॉस्ट हो जाती है तो कंटेनर तो ठंडा हो जाएगा ना। तो उस केस में डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई, पहले 20 जूल थी अब 30 जूल हो गई। तो इस केस में जो डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये बहुत मैंने तुम्हें टफ चीज़ समझाई है, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो अपनी पीठ थपथपाना कि तुम्हें इतनी अच्छी इतनी टफ चीज़ कैसे समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ध्यान से समझो। अभी तक हमने ये पढ़ा
कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के 3-4 मेथड हैं, 3 मैंने तुम्हें बता दिए। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सॉल्युबल है, अगर लाइक डिसॉल्व लाइक है तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही कौन सी थी वो, कि अगर सॉल्वेंट के स्पेसेस में सॉल्यूट ट्रैप हो जाता है इन द स्पेसेस ऑफ सॉल्वेंट तो वो भी सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिसॉल्विंग। डिसोल्यूशन तब कहा जाता है कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, then we can say that dissolution has occurred. Dissolution has occurred. कोई परेशानी इसमें? इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो कंटेनर गर्म हो जाएगा और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम बाहर से हीट ले रहा है, तो उस केस में कंटेनर ठंडा हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ लिया, डिसोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ इफ अगर तुमने किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तुम उसे घोलते जा रहे हो, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अगर तुम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो और वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अब आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम ये पढ़ेंगे कि जब सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या क्या पैरामीटर्स हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक गिलास पानी था, उस पानी के उसमें पानी डाला हुआ था, ऑब्वियसली तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, दूसरी चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, अब तुम तीसरी डाली, तुमने तीसरी चम्मच चीनी डाली, वो नहीं घुली, वो नीचे ही ठहर गई, जम गई, तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। भाई सैचुरेटेड हो गया, फुल हो गया, और ज़्यादा वो चीनी को नहीं सहन कर सकता, अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास में पानी था, उसके अंदर एक कैपेसिटी है कि वो 2 चम्मच चीनी अपने अंदर घोल सकती है, लेकिन तुमने 1 ही चम्मच चीनी डाला उसमें और घोल दिया, तो अभी उसमें और चीनी घुल सकती है ना, तो वो हो गया अनसैचुरेटेड। ये मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, तुमने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। थर्ड आता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास पानी है और उसमें मैंने चीनी घोल रखी है। अब मैं इसमें और ज़्यादा चीनी डालूंगी ना तो उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है, शेड कर दो उसे थोड़ा। और ज़्यादा मैं चीनी डालूंगी तो जगह ही नहीं बचेगी उस पानी में, क्योंकि सारी जगह तो चीनी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो एक्स्ट्रा चीनी के लिए भाई हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो बेचारे भागेंगे, भागने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा चीनी फिट हो सकती है। तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि होता तो सैचुरेटेड है, लेकिन तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट तुम लोग डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे चाशनी गरम गरम जब वो ठंडी हो जाती है ना तो एक्स्ट्रा चीनी नीचे जम जाती है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हो गया। यहाँ से हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी मन में तुम्हारा आंसर आ रहा होगा, घट जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर तुम्हें ठंडे पानी में चीनी घोलनी है तो वो नहीं घुलेगी, गर्म पानी में चीनी घोलोगे तो बहुत अच्छी घुलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज द पानी वॉज गर्म तो चीनी अच्छे से घुल गई, बिकॉज द टेम्परेचर वॉज हाई।
ठीक है। तो जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसको भी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो खास इफेक्ट, इग्नोर करो, ठीक है। प्रेशर तुम कितना भी बढ़ाओ कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता इन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर ये सॉलिड इन लिक्विड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसका नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब उसको समझते हैं कि क्या होता है। अब बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो कि मेरे पास 10 बच्चे हैं। आज मेरे पास 10 बच्चे हैं ट्यूशन में। एक बच्चा नया आया और एक बच्चा चला गया। कितने रहे? 10 रहे। नेक्स्ट डे 2 बच्चे नए आए और 2 बच्चे चले गए। कितने रहे? 10 ही रहे। तो कहने का मतलब यह है जितना आवती उतना जावती, मतलब जितने बच्चे अंदर आ रहे हैं उतने ही बच्चे बाहर जा रहे हैं। दैट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। मान लेते हैं, बस मेरा फ़ोन का मेमोरी फुल ना हो जाए तो रुक जाएगी वीडियो, बट इट्स फाइन, समझते हैं। हाँ, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझो कि तुम्हारे पास ये पानी है और पानी में 2 चम्मच चीनी घुल चुकी है, ठीक है। अब तुमने तीसरी चम्मच इसमें चीनी डाली और घोलना स्टार्ट करा। वो तीसरी चम्मच चीनी इसमें घुल तो गई, लेकिन 1 चम्मच चीनी नीचे आ गई। जो पहले से ही घुली हुई थी उसमें से 1 चम्मच चीनी नीचे आ गई। तो अभी भी पानी के अंदर कितनी घुली हुई है? 2। तुमने 2 चम्मच चीनी और डाली, तुमने इसको घोला, खूब घोला, खूब घोला, ज़बरदस्ती ये घुल तो गई, लेकिन जो घुले हुए में से 2 चम्मच चीनी और नीचे आ गई। अभी भी कितनी डिजॉल्व है? 2। इसका मतलब ये हुआ जितना डिजोल्यूशन हो रहा है, जितनी चीनी तुम डिजॉल्व कर रहे हो उतनी ही चीनी क्रिस्टलाइज हो रही है, मतलब उतनी नीचे भी जम रही है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस चीज़ को हम लोग बोल लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कल हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मान लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कंटेनर में डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, तुमने उसमें ऑक्सीजन पंप करी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑक्सीजन है वो उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई, अगर वो बाहर नहीं भाग रही है तो। अगर वो पानी के अंदर ही है अभी तो उसका मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गई। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है ना, वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। और यहाँ से आपके बोर्ड में दोनों टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility of gas in liquid, effect of temperature on the solubility of gas in liquid। तो भाई ध्यान से समझना। मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ओपन कंटेनर मान लो, ठीक है। ओपन कंटेनर है हमारे पास और अभी इस कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है, ये रहा पानी, और ये मैंने पंप कर दी थी कोई गैस अच्छी तरह से जो कि फिट हो गई थी स्पेसेस के बीच में। ये मैंने गैस यहाँ पर पंप कर दी। ज़्यादा ही गैस के पार्टिकल्स हो गए, बट कोई नहीं, तुम समझ जाओगे, ठीक है। गैस के पार्टिकल दूर दूर भी होने चाहिए, बट वो अभी इतनी वॉल्यूम के अंदर ही वो रखे हैं, कॉम्पैक्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अज्यूम करा है कि हमारे पास एक लिक्विड सिस्टम है जिसमें हमने गैस को पंप करके डिजॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करा, इसको हीट करना स्टार्ट करा, ठीक है। ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया है, बट ठीक है, तुम समझ गए हो। एक ट्राइपॉड स्टैंड बना रही थी मैं, पर वो कुछ और ही बन गया, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम हो गया। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट करा। जब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हीट करना स्टार्ट करूंगी तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड है, ठीक है, और जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है। अब जब मैं इसको हल्का सा भी गर्म कर रही हूँ तो तुम खुद सोच के बताओ, पानी और उस गैस में से किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी और ख़तरनाक तरीके से बढ़ेगी? गैस के। तो होगा क्या, वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ ही रही है, लेकिन गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये भाग गए। दे आर ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ द कंटेनर। बाहर चले गए वो कि हमें तो बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई है, भाग गए वो। तो उसका मतलब क्या हो गया, अब क्या ये गैस इस वाटर में सॉल्युबल रह गई? क्या नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द solubility of gas in liquid decreases, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो वो जो पर्टिकुलर गैस है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गैस के पार्टिकल्स विल ट्राई टू एस्केप आउट फ्रॉम द कंटेनर, और कंटेनर से भागने के बाद वो सॉल्यूबल नहीं रहता है लिक्विड में। अब हमारे बैच में एक दो बच्चों को ये पक्का डाउट आएगा कि व्हाट इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड। अगर कंटेनर क्लोज है तो क्या होगा? तो होगा एक विस्फोट। तो अगर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, तुम सारा का सारा काम उसमें कर रहे हो, क्लोज कंटेनर में कर रहे हो, तुमने गरम कर दिया इसको, तो होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही रे। जो गैस के पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। अब वो भागेंगे, तो भाई कंटेनर से बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंटेनर बंद है, तो उस कंटेनर पर एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ये कंटेनर वीक हुआ तो ये ऊपर से उड़ जाएगा और गैसेस भाग जाएगी। कंटेनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गैस नहीं घुलने वाली, चाहे कैसा भी कंटेनर हो आपके पास। ठीक, ये वाली बात समझ में आ गई? इजी था ये। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने शायद 9th में पढ़ाया हुआ है, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। तुम्हें पढ़ाया होगा? नहीं पढ़ाया होगा तो अब पढ़ लो। वाई डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फील मोर कंफर्टेबल, अब हैंड राइटिंग की आदत डाल दो, इन कोल्ड वाटर। ये कह रहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, उन्हें क्यों अच्छा लगता है ठंडे पानी में। तो पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कुछ, जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेकिंग में जाते हैं तो कुछ महान बच्चों ने कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं बहुत अच्छे, वो मैं आपको बताती हूँ। बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे वो, ठीक है। और ऐसा एक या दो बच्चों ने नहीं करा, अगर हमने टोटल 150 कॉपियाँ चेक करी होगी तो 15-20 बच्चों की गलती निकली थी। तो उन्होंने लिखा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है? पानी में पाए जाने वाले जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो ठंडे पानी में इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि उन्हें ठंडा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें गर्मी अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दे लाइक विंटर्स। ये आंसर थे, ठीक है। और एक बच्चे ने लिखा था कि अगर पानी गर्म होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पक जाएंगे, तो आपको मतलब पक हो जाएंगे, उनको कुछ डिश बन जाएगी उनकी। तो आपको ये सारे आंसर्स नहीं लिखने, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है, दिमाग लगाना है। कोल्ड वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। गर्म पानी में गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो अगर पानी ठंडा होगा तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिज़ोल्व रहेगी। जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उस पानी के अंदर डिज़ोल्व रहेगी तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसको सांस मिलती रहेगी ना, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज द solubility of oxygen is more in cold water as compared to warm water। ठीक है, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, सुनते रहो जो मैं बोल रही हूँ, तभी मैंने हैंडराइटिंग मतलब बेकार से लिखती। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला हो गया हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यहाँ से बस यही क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इफेक्ट of pressure on the solubility of gas in liquid। तो मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स है, यहाँ पर मेरे पास गैस थी, कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं मेरे पास ये, और ऊपर एक पिस्टन है। मैंने उस पिस्टन से प्रेशराइज़ करा, प्रेशर लगाना स्टार्ट करा, तो ज़बरदस्ती मैं इन गैस के पार्टिकल्स को इन जगहों पर फिट कर रही हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती इसको सॉल्युबल करवा रही हूँ ना, तो मैं जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी गैस उतनी ज़्यादा लिक्विड में क्या हो जाएगी? सॉल्युबल हो जाएगी। देखो पिस्टन नीचे हो गया, सारी गैस नीचे की तरफ धंस गई और इस लिक्विड में मिल गई। तो उसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं उल्टा लिख दिया, सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उस सॉल्यूट पर, उस गैशियस सॉल्यूट पर, उतना ही ज़्यादा वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये खाली है कंटेनर, मेरे पास ये टारगेट है कि मेरे पास ए है सॉल्वेंट और बी है सॉल्यूट, वैसा वर्षा भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने बस समझाने के लिए बता रही हूँ। ए मेरे पास सॉल्वेंट है और बी मेरे पास सॉल्यूट है। अब मैंने क्या करा, इस सॉल्वेंट को मैंने इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। वो सॉल्वेंट की स्टेट कुछ भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, सॉलिड सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो अब ये जो सॉल्वेंट ए है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे इस कंटेनर पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ऑफ, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं P0 से, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं। कोई परेशानी इसमें? ये वाली चीज़ क्लियर हो गई? अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है। इस दूसरे कंटेनर में भी सॉल्यूट डला हुआ है, जिस सॉल्यूट का नाम है B। इसमें B डला हुआ है। अभी जो सॉल्यूट B होगा ये इस कंटेनर पे एक वेपर प्रेशर लगाएगा। वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर बाय द वेपर, और ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगी। तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और इसको डिनोट करते हैं P0B से, ठीक है। ये नोट्स में नहीं है, खुद से लिख लेना कहीं पर। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th में कम पढ़ाई करी है। तो पहले वाले केस में कंटेनर में सिर्फ A पड़ा हुआ था, तो उसके वेपर प्रेशर को P0A बोलेंगे। दूसरे कंटेनर में सिर्फ B पड़ा हुआ था, उसके वेपर प्रेशर को P0B बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? P0A और P0B क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। क्योंकि इस कंटेनर में जो प्रेशर लगा रहा है वो सिर्फ A ही लगा रहा है, सेकेंड वाले कंटेनर में जो प्रेशर लगा रहा है वो सिर्फ B ही लगा रहा है, तो इसलिए प्योर को हम लोग नॉट से यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इमेजिन करो कि तुमने A और B को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। A और B को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, तो आपने A जो मान लेते हैं एक लिक्विड है, A और B को एक कंटेनर में आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब इस कंटेनर में A के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे होंगे, B के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे होंगे। तो क्या यहाँ पर प्योरली A ही प्रेशर लगा रहा है? नहीं, B भी तो प्रेशर लगा रहा होगा। क्या यहाँ पर इस कंटेनर पर प्योरली B ही प्रेशर लगा रहा है? नहीं, A भी तो लगा रहा होगा। तो उस केस में इस वेपर प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, जिसको PA से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, जिसको हम लोग PB बोलते हैं, ठीक है। कोई परेशानी? अभी भी ये वाली बात काफ़ी सारे बच्चे के सर के ऊपर से जाएगी कि मैम ने क्या समझाया ये। तो मैं एक तुम्हें डेली लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, समझना। ऐसी लेम सा एग्जांपल है, बट इसके अलावा और मेरे को कोई एग्जांपल फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, तो बहुत लेम सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि हमारे पास है राम एंड श्याम। ये दो जन हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, ठीक है। तो राम को बोला कि आपको इस रूम में पेंट करना है, तो राम ने 1 घंटे में पेंट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया, चलो 1 आवर में उसने पेंट कर दिया। और इस दौरान राम जिस प्रेशर से काम कर रहा है वो हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ राम, प्योर प्रेशर ऑफ राम, ठीक है। अब हमने श्याम को बोला, भाई श्याम अब आपको इसी वॉल के ऊपर मतलब इसी रूम में एक और बार पेंट करना है। तो उसने पेंट करा और उसने सारा का सारा काम करा 3 घंटे में। थोड़ा स्लो है वो, लेकिन यहाँ पर जो सारा का सारा प्रेशर लग रहा है वो श्याम की वजह से लग रहा है, वो हो जाएगा प्योर प्रेशर बाय श्याम। तो राम कितने घंटे में कर रहा है? 1 घंटे में। और यहाँ पे जो पेंटिंग हो रही है उसके लिए खाली राम रिस्पॉन्सिबल है। श्याम कितने घंटे में कर रहा है? 3 घंटे में। यहाँ पे जो पेंटिंग हो रही है उसके लिए श्याम रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनके प्रेशर को नॉट से डिनोट कर दिया। अब मैंने बोला कि ठीक है यही रूम है, राम और श्याम तुम दोनों मिलकर के काम करो, ठीक है, राम और श्याम तुम दोनों मिलकर के काम करो। तो यहाँ से राम भी पेंटिंग कर रहा है, श्याम भी पेंटिंग कर रहा है, दोनों ने मिलकर के सारा का सारा जो काम खत्म करा वो 4 घंटे में करा। बीच में दोनों की लड़ाइयाँ भी हो गई। बीच में राम चिल्ला रहा है श्याम पे कि भाई तू तो बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, तुझसे तेज तो मैं ही कर दूंगा। श्याम बोलता है भाई तू मेरे लिए रुक जा, पहले मेरे को करने दे फिर तू करना। तो ऐसे पूरी चक्कर में इनको 4 घंटे लग गए। अब 4 घंटे में इन दोनों ने मिलकर के काम करा, तो क्या राम ने अपना काम पूरा 1 ही घंटे में करा होगा? नहीं ना, उसको कम ज़्यादा तो लगा होगा। अब इस केस में राम और श्याम का जो प्रेशर लग रहा था इस काम को करने के लिए वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। उस केस में हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ राम, और यहाँ पे कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ श्याम, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, एक और चीज़ समझ लो, अब थोड़ा पढ़ाकू बच्चों के लिए एक और चीज़ समझ लो कि पहले ये मेरे पास सॉल्वेंट था, मान लेते हैं सॉल्वेंट एक लिक्विड है, वाटर है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हमने ए माना था। अब दूसरे कंटेनर में हमारे पास सॉल्यूट है, मान लेते हैं सॉल्यूट हमारे पास गैस है, गैस का वेपर प्रेशर ये सॉल्यूट है,
गैस का वेपर प्रेशर होता है ज़्यादा, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। तो उस केस में प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट हमने क्या मान लिया, P0V। अब मैंने एक कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया, ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों का जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है वो नहीं रहेगा, क्यों? गैस की टेंडेंसी होती है बाहर भागने की, लेकिन इस गैस के ऊपर लिक्विड की लेयर है, तो लिक्विड के पार्टिकल गैस को बाहर ही नहीं निकलने देंगे। ये गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई है, ये ऊपर जा रहा है, इससे टकरा गया, तो इस गैस का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वाला चांस बन सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्योर वेपर प्रेशर ना बोल करके पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि इस वाटर के पार्टिकल के नीचे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर की वैसे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन इन गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स ने इस वाटर पे धक्का मारा और ये बहुत स्पीड से ऊपर चला गया, तो इस वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ गया। कहने का मतलब ये है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केस बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं तो उनके जो अपने वेपर प्रेशर रहते हैं वो ओरिजिनल वाले नहीं रहते, कम ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर हम लोग उस केस में उनके इंडिविजुअल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। आज मैं तुम्हें हेनरीज लॉ ही समझाऊंगी। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बोलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड रखा हुआ है, जब तक इस कंटेनर के अंदर खाली लिक्विड था उस केस में तो हम लोग प्योर प्रेशर बोलते हैं। अब इस कंटेनर में मैंने गैस डाल दी, तो सिंपल शब्दों में मैं जितना ज़्यादा प्रेशर से इसके अंदर गैस डालूंगी उतने अच्छे से वो उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी, यही हुआ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्यों यूज़ करा, क्योंकि जब हमारे पास मिक्सचर होता है तो पार्शियल प्रेशर शब्द बोलते हैं, क्योंकि सबका अपना इंडिविजुअल रोल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of a gas and liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। जितना ज़्यादा उस गैस पर प्रेशर डालोगे कि जा लिक्विड में मिक्स हो जा, उतने अच्छे से वो जो गैस है वो लिक्विड में मिक्सअप हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ से तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल ऐसे करके हिचकोले खाएगा टॉपिक्स पे इस पूरे चैप्टर तक, बट आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगा, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, मोलालिटी, ppm, मोल फ्रैक्शन, कई सारी चीज़ें हैं। हेनरी ने बोला कि मैं मोल फ्रैक्शन को रखूँगा यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी का एक कंपैरिजन वैल्यू के लिए मैं मोल फ्रैक्शन को रखूँगा। मोल फ्रैक्शन भी तो यही बताता है कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो सॉल्यूट है उसका कितना फ्रैक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने मोल फ्रैक्शन रखा, तो उसको मैं लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बुक में जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, जो मैं लिखा रही हूँ वो सही है, ठीक है। वही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वही वाला ड्रामा हो जाता है यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सही तो है। तुम गैस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व होगी उतना ही तो ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, X ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। कोई परेशानी इसमें, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल वो निकालते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर, X ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग K डैश। ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से करना है, कहीं बुक्स में नहीं है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू K डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। कोई परेशानी इसमें। अब इस K को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/K डैश इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कोई परेशानी इसमें। तो 1/K डैश होता है KH, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल टू KH/X। ये आपका बन जाएगा, समझ में आ गई बात। अगर तुम लोग सॉल्यूट को A से डिनोट कर रहे हो तो PA इज इक्वल टू KH/X से हो जाएगा। अगर तुम सॉल्यूट को B से डिनोट कर रहे हो तो PB इज इक्वल टू KH/X भी हो जाएगा। वो तुम लोगों की अपनी खुद की मर्जी है, ठीक है। वो उसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने पढ़ा था हेनरी लॉ बताता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को एज अ मोल फ्रैक्शन उन्होंने कंसिडर कर दिया था,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो बनी थी P इज इक्वल टू KH/X, जहाँ पर KH हमारे पास था हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ आ गया इतना? अब आता है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए वापस इस इक्वेशन पर आ जाओ, प्रेशर इज इक्वल टू KH/X। ठीक है, x मैंने छोटा बना दिया, कोई बात नहीं। KH की हमें ऐसा यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा P/X। अब जो मोल फ्रैक्शन होता है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर प्रेशर मान लो बार में दे रखा है और इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, तो KH की भी यूनिट क्या हो जाएगी, बार। अगर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में दे रखी है तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट हेनरीज कांस्टेंट की होती है। ठीक, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट के कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आज वाला टॉपिक भी हल्का सा टफ है, हल्का सा, ज़्यादा टफ नहीं है, कल वाले से तो ईजी है, बट हल्का सा टफ है। थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना, आराम आराम से समझना, बहुत ईजीली हो जाएगा। मतलब यही है, इस चैप्टर में थोड़ा मुश्किल, उसके बाद तो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री का वाला चैप्टर कर लिया ना, उनको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी वेटेज 5 मार्क्स हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, तो अच्छे से कर लेना। खैर, अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर रफ लिख देती हूँ। ठीक है, हिंदी में लिख रही हूँ, नहीं हिंदी में नहीं लिखती हूँ मैं इसको इंग्लिश में लिख रही हूँ। द solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure। मतलब जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग हो गई है मैम की, चलो कोई बात नहीं। तो अब इस पर एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहली एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या मतलब हुआ है, जो हम लोग सोडा वगैरह पीते हैं, पेप्सी वगैरह पीते हैं, वो हम लोग हेनरी लॉ के बेस पर ही बनाते हैं। तो भाई सुनो, हमारे जो रुड़की वाले बच्चे हैं, इन्होंने DAV के पास एक सोडे वाला मिलता है। एक तो वो होता है, वो जो मशीन से होती है, 5-5 रुपये का मिलता है, वो बड़ा तुम खुश होते हो कि हमें फ्लेवर्ड बियर मिल गई उसमें, और झूमते रहते हो। नहीं, ये वो नहीं है। मैं तुम्हें मैकेनिज्म समझा रही हूँ कि जैसे अगर हम लोग शिकंजी तो नहीं, अगर हम लोग सोडा के ठेले पर जाते हैं तो उसके पास कोई मशीन होती है और यहाँ पर ग्लास में उसने ये पानी वगैरह और जो शुगर वगैरह होती है वो रखा रहता है, नींबू वगैरह निचोड़ करके, और उसके ऊपर एक मशीन से वो कुछ प्रेशराइज करता रहता है और उसमें झाग बनने लग जाता है ग्लास में। जो बच्चे घूमते रहते होंगे उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, पर चलो मैं तुम्हें चीज़ समझाती हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास एक फ्लेवर्ड वाटर है। फ्लेवर्ड वाटर का क्या मतलब हुआ, पानी है, चीनी है और काला रंग डाल दिया उसमें। अब इसमें फिज़ नहीं आ रही है। फिज़ का मतलब वो जो कोका कोला पी करके एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना, फिज़ से आता है, और कभी कभी हमको हिकअप्स भी आते हैं उससे, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CO2 डालेंगे। CO2 की वजह से फिज़ आता है। ठीक है, तो हम लोग CO2 डालेंगे। अब CO2 ऐसे ही तो नहीं चली जाएगी। जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है उस फ्लेवर्ड वाटर में, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके पार्शियल प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगा करके CO2 उस फ्लेवर्ड वाटर के अंदर जाएगी, उतना ज़्यादा CO2 उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। तो खूब सारा प्रेशर लगाओ, CO2 डालो अंदर और कंटेनर को बंद कर दो, तो ये आपका कोका कोला तैयार हो गया। जब आप इसे खोल दो तो हिस की साउंड आती है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा CO2 बहुत ज़्यादा हमने भर दी थी फिज़ आने के लिए, वो थोड़ी सी बाहर निकल गई। अगर कोका कोला की बॉटल को तुम खोल के रखोगे तो सारी CO2 एस्केप आउट हो जाएगी और वो सिर्फ मीठा पानी रह जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया पहला प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास हेनरीज लॉ इन हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड, अब जो हाई ऑल्टीट्यूड होता है ना, उसमें हेनरी लॉ कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। तो जैसे जैसे मान लो जैसे पहाड़ है, ठीक है, ये तुम हो, अब यहाँ पर है नीचे, हम लोग यहाँ पे नीचे, ठीक है, ग्राउंड लेवल हो गया, नीचे वाला लेवल है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है, तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो हाई प्रेशर से जाएगी। मतलब बायो वाले बच्चों के लिए ये एल्वियोलाई हमारे बहुत ही खतरनाक एल्वियोलाई मैंने बनाए हैं। तो खैर ये एल्वियोलाई है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। तो इस बेकार से एल्वियोलाई में थोड़ा जूम कर दूँ, हाँ, तो ये एल्वियोलाई है, ब्लड कैपिलरी है। क्योंकि आसपास ऑक्सीजन का प्रेशर, जब हम लोग ज़मीन पर हैं, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, तो हमारे एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन हाई प्रेशर में जाएगी, खूब सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी हमें।
ठीक है, समझ गए। बट जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, बाय वाले बोलेंगे अरे भाई तो हमारा टॉपिक आ गया, खैर जैसे जैसे हम लोग ऊपर 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 जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जितने ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन घुलनी चाहिए थी उतनी नहीं घुल पाएगी। क्यों? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा ही तो ऑक्सीजन घुलेगी हमारे ब्लड में। तो जब हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता रहता है, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं घुल पाती, कम ऑक्सीजन घुलती है और इसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तुम्हें पता भी होगा या फिर तुमने पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई माउंट एवरेस्ट वगैरह की चढ़ाई करता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देने पड़ते हैं जिसको वो यूज़ कर खूब सारी ऑक्सीजन वो ज़बरदस्ती ले। तो उसी तरह से जब हम लोग ऊपर 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 जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड में नहीं घुल पाती जितनी घुलनी चाहिए और इस वजह से एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया ही बोलते हैं, एनोरॉक्सिया तो नहीं बोलते, एनॉक्सिया ही बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर लोगों को तो खून भी निकलने लग जाता है नाक से बाहर। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये आपका हाई अल्टीट्यूड का हो गया। अब एक और थर्ड मैं आपको फैक्टर समझा देती हूँ। दो तो हो गए, अगर ये दोनों भी कर दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अब एक और एग्जांपल लेके चलो। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास हेनरीज लॉ इन स्कूबा डाइविंग। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, हेनरीज लॉ इन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का मतलब जो पानी के नीचे जा कर के, बहुत डेप्थ में जा कर के मतलब गोताखोर करते हैं, दैट इज स्कूबा डाइविंग। ठीक है, तो मतलब पानी के बिल्कुल नीचे चले जाना, डीप इन द वाटर। अब ध्यान से समझो, तो एक एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। अब देखो ध्यान से, तो इमेजिन करो ये पहाड़ था, ये वाटर बॉडी है, इधर ऑक्सीजन का प्रेशर नॉर्मल है ज़मीन पर, नॉर्मल प्रेशर। पहाड़ पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या था, लो, जिसकी वजह से लोगों के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम कम होता रहेगा, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्या बढ़ेगा। तो जब मान लो कि ये गोताखोर है, एक लड़का है, बच्चा है प्यारा सा, इसने क्या करा, यहाँ पर पानी में कूद मार दी और वो बिल्कुल नीचे पहुँच गया। ये देखो बिल्कुल नीचे पहुँच गया। तो यहाँ तो जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उस ऑक्सीजन का। तो तुम लोग बोलोगे हाँ अच्छा तो है, ऑक्सीजन का प्रेशर हाई है तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन चली गई, भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो सुनो बिल्कुल ध्यान से, जब वो आदमी नीचे कूद मारेगा और बिल्कुल पानी के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल डेप्थ में चला जाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होने की वजह से उसके ब्लड के अंदर बहुत बहुत सारी ऑक्सीजन चली जाएगी, विच इज़ अ गुड बात। ठीक है, पर वो नीचे थोड़ी ना पड़ा रहेगा, वो ऊपर भी तो आएगा। मान लो हमारे ब्लड को, एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे ब्लड को एट एन एवरेज 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा उसको ऑक्सीजन मिल गई वो बाहर फेंक देगा एटमॉस्फेयर में। तो मान लो 10 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीचे तो ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो 10 की जगह 15 लीटर ऑक्सीजन इसके ब्लड में चली गई। अब इसके ब्लड को 15 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थोड़ी ना, इसकी बॉडी को तो सिर्फ 10 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब भी नीचे से ऊपर आएगा ना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो उसकी बॉडी से बाहर निकलेगी, मतलब इसके ब्लड से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो मानो ये बच्चा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो जितनी भी 5 लीटर ऑक्सीजन थी ना वो बाहर आती रहेगी उसके ब्लड से, वही एल्वेलाई से ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, फिर ऐसे करके बाहर निकलेगी। लेकिन जब ये एल्वेलाई हो गया, ब्लड वेसल हो गई, जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वापस हमारे ब्लड से एल्वेलाई पर जाएगी तो चांस ऐसा हो जाता है कि हमारे ब्लड में एयर बबल आ जाए। और तुम्हें पता है अगर ब्लड में एयर बबल आ गया तो इंसान की मौत का भी खतरा हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है और इस दौरान बहुत ज़्यादा ही पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो एक्स्ट्रा, मान लो तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम उसको वापस करो तो तुम्हें दुख तो होगा ही होगा। उसी तरह से इस ब्लड में जो फालतू की ऑक्सीजन है अगर वो वापस जाएगी तो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के आयरन को बॉन्ड तोड़ने में भी तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है और इस पेनफुल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंड्स। तो भाई एक्सेसिव हाई प्रेशर भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इससे भी हमको ऐसी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, बेंड्स बोलते हैं इसको, BENTS नहीं, BENDS, बेंड्स। बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो अब इस कंडीशन से सही होने के लिए हम लोग क्या करें? और हाँ, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पहना हुआ है, सब कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी गोताखोर पानी के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में चला जाता है तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक पॉइंट ऑफ टाइम में हाई प्रेशर होने के कारण ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाती है। अब जब वो वापस ऊपर आएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो उसके ब्लड से बाहर निकलेगी। इस दौरान चांसेस हो जाते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एयर बबल हो जाए, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता, प्लस बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंड्स।
इस चीज़ को सही करने के लिए जो उस इंसान का वो जो गोताखोर होता है, जो डाइवर होता है, उसका जो सिलेंडर होता है उसमें आप नाइट्रोजन गैस भर दो। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती। तो जब नीचे जाते हुए जब हम लोग नीचे जाएंगे तो जब ऑक्सीजन हाई प्रेशर से ब्लड में घुल रहा होगा ना, तो नाइट्रोजन गैस की वजह से वो उतना हाई प्रेशर नहीं लगा पाएगा। इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, सिर्फ उतनी जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। वो उतनी अमाउंट में उन्होंने नाइट्रोजन गैस भरी होती है या फिर हीलियम भरी होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए हेनरी लॉ के कुछ यूजेस जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। तो इसके लिए हमें एक कंटेनर अज्यूम करना पड़ेगा। वो जो आपका कंटेनर होगा दैट विल बी अ क्लोज्ड कंटेनर, एक बंद कंटेनर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड डाल रखा है, कोई भी लिक्विड, आप अल्कोहल ले लीजिए, आप वाटर ले लीजिए, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। अच्छा, दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल लिक्विड और एक होता है नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है जो कि बहुत जल्दी एट रूम टेम्परेचर यूजुअली एस्केप आउट हो जाता है, मतलब जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। और वो लिक्विड जिसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड के एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल। भाई सैनिटाइजर चल रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा, तो जब हम लोग सैनिटाइजर लगाते हैं हाथ में तो ठंडा ठंडा लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो सैनिटाइजर में 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब प्रोपेन टू ऑल, जो उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है वो हमारे हाथ की गर्मी लेकर के तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और एस्केप हो जाता है, इस वजह से हमें ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका हाईली वॉलेटाइल लिक्विड। उसी तरह से जो केरोसिन होती है, अगर तुम उसे खुले कंटेनर में रखोगे वो भी उड़ जाती है, तो दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल लिक्विड। नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वाटर। वाटर रूम टेम्परेचर पर या फिर वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत जल्दी से, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ने वाला, बट जल्दी से नहीं उड़ता, एक साथ कंप्लीटली नहीं उड़ पाता। फिर ऑयल, जो तेल होता है, जो शहद होता है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हो गए। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं मान लेती हूँ मेरे पास इस कंटेनर के अंदर कोई भी एक लिक्विड है और उस क्लोज कंटेनर में मैंने उस लिक्विड को लगभग इतना फिल करा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज लिक्विड। अब हम क्या कर रहे हैं? इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं। ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया बहुत सुंदर सा इसमें, और हम लोग अब इस लिक्विड को क्या कर रहे हैं बच्चों? हीट कर रहे हैं। जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो ये जो हमारा कंटेनर है क्लोज कंटेनर है, ध्यान से समझना, जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैं मान लेती हूँ कि अभी मेरे पास इस वाली साइड में, इस जगह पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बहुत ध्यान से समझना, अब होगा क्या? जब हीट, अब मैं यहाँ पर पार्टिकल्स बना देती हूँ। जिन बच्चों ने 11th में पढ़ रखा है ना ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आज का टॉपिक, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप पढ़ लो। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं। एक और लेयर बना देती हूँ, तीसरी लेयर ना समझने के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? इसको हीट करा। जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर में से लिक्विड की कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में? ये वाली। अब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर धक्का मारेंगे। ठीक है, ये धक्का मार दिया। फिर इन पार्टिकल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये किस पे धक्का मारेंगे? ऊपर वाली लेयर पे धक्का मारेंगे। मार दिया। जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये किस पे धक्का मारेंगे? ये खुद ही भागने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट 100 मॉलिक्यूल्स में से ऐसे मान करके चलते हैं कि जो 30 मॉलिक्यूल्स है ना वो सारे के सारे ऊपर, नहीं 30 नहीं, पहले 10 मॉलिक्यूल्स, अब मैं 100 नहीं बना रही हूँ, समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ, जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर एस्केप होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, समझ में आई बात? अब जब हम इसको और हीट करेंगे तो क्या हो रहा है? जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जो लिक्विड वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? कम कम होते जा रहे हैं। जो वेपर वाले पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनिशियली क्या था? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड थे, जब इसको हीट करेंगे तो 10 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो गए और 90 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड रह गया। फिर और हीट करोगे 20 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो गए, 80 रह गए। ऐसे ही करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जब 50 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 50 मैं नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, तो 50 मॉलिक्यूल्स तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 50 वेपर के मॉलिक्यूल्स मिल गए और 50 मॉलिक्यूल्स हमें लिक्विड के मिल जाएंगे। ठीक है, इस केस को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया।
ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, उसमें हमने यही वाली चीज़ पढ़ी थी कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स बन जाएं और फिर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा इन वेपर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है। अच्छा बच्चों, इतनी कहानी हो गई, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर किसी को वेपर प्रेशर उतना एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी नहीं समझ में आया ना, तो बस इतना याद रखो, जब कोई भी लिक्विड को हम हीट करते हैं और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो गैसेस होती हैं, वो जो वेपर होती हैं, वो आसपास के एनवायरनमेंट में जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उनको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बस ये समझने के लिए याद रखना। अब आता है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो जो मैं बोल रही हूँ। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बात कह रही हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स पड़े हुए हैं लिक्विड के। ठीक है, ये हो गया आपका कंटेनर ए। फिर आपके पास एक कंटेनर बी है, इस कंटेनर बी के अंदर भी हमारे पास लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स को सुंदर बनाने के लिए मैं यहाँ पर शेडिंग दे देती हूँ। ठीक है, ये पहले में आपके पहले वाले लिक्विड के पार्टिकल से होगा कोई लिक्विड, और दूसरे वाले कंटेनर में दूसरे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो भी कोई लिक्विड होगा। अब जब हमने इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्टडी करी तो हमने ये पाया कि जो ए वाला कंटेनर है ना, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ही मान लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और जो दूसरा वाला लिक्विड है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ वेरी वीक, बहुत बेकार, गंदी, बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही घटिया, इतनी वीक हो नहीं सकती। तो वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बी वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। अब तुम इसको हीट करो। हीट क्यों करते हैं हम लोग? ताकि काइनेटिक एनर्जी बढ़े, ताकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटे और हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग होकर के उड़ना स्टार्ट कर दे, वेपर प्रेशर जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो तुम मुझे खुद बताओ, खुद सोचो ये बात कि ए लिक्विड और बी लिक्विड में से ऐसा कौन सा लिक्विड होगा जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ करके एस्केप होने की कोशिश करेंगे? बताओ भाई, ट्राइपॉड बताओ, है ना, ट्राइपॉड से बात कर रही हूँ मैं। ठीक है भाई, तुम लोग बताओ किसका होगा? सेकेंड वाले का। जो बी कंटेनर में, मतलब जो बी वाला लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतने वीक हैं, इस वजह से थोड़ी सी हीट देने पे ही वो टूट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस चीज़ को समझें तो इसका मतलब ये हुआ, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कि अगर उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है ना, वीक हैं, तो वो या फिर वह लिक्विड जल्दी से एक्साइटेड होकर के अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपल शब्दों में द वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल भाई इतनी जल्दी क्यों उड़ जाता है, वाटर तो नहीं उड़ता, क्योंकि अल्कोहल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में वीक होता है। इसीलिए जो अल्कोहल होता है, वो सैनिटाइजर वाला जो अल्कोहल होता है, वो जल्दी से उड़ जाता है। समझ में आ गई बात? ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें वेपर प्रेशर जनरेट करने में, तो उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होगा। जितना ज़्यादा वीक खत्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा और उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास। अच्छा, इसको भी पढ़ने से पहले क्वेश्चन बताती हूँ। एक बार एग्जाम में आया है कि अमंग इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये कहीं पे नोट कर लेना, नोट्स में नहीं है। अमंग इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर विच विल हैव मोर वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में तो हमने इथेनॉल भरा हुआ है, इथेनॉल C2H5OH C2H5OH। ठीक है, तो हमने एक कंटेनर में तो इथेनॉल भरा हुआ है,
इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना, जब भी हाइड्रोजन फोन में से किसी एक के साथ बॉन्डिंग बनाता है, क्लास 11 चैप्टर 4। तो इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और दूसरे कंटेनर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर होता है ये। मैं इसको पूरा ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता है इसको, एक सेकेंड। अब देखो मेरे पास है इथेनॉल और दूसरा मेरे पास क्या है, डाइमिथाइल ईथर है। दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, या फिर दोनों रूम टेम्परेचर पे मान लेते हैं। तो ये हो गया इथेनॉल, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH, ये भी हो गया। ये इनकी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। सही बना रही हूँ मैं? नहीं, ये सही नहीं है, बस इतनी होगी। फिर ये वाला जो H होगा ना, ये यहाँ से बनाएगा और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहेगी। ये हो गया इथेनॉल का। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर ये होता है, डाइमिथाइल और ईथर हो गया ये, ठीक है। एक डाइमिथाइल ईथर ले लो, दूसरा डाइमिथाइल ईथर ले लो, तीसरा डाइमिथाइल ईथर ले लो। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही। भाई ऑक्सीजन तो है, पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक फ्री हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे होंगे ना, वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज होंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, बस इनके बीच में जो फोर्सेज लग रहे होंगे ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? थोड़ा ज़्यादा दिमाग वाला है। बट अगर मैं इथेनॉल को देखूं तो इथेनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तगड़ी हो रखी है, स्ट्रांग हो रखी है। इसका मतलब इथेनॉल के पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़िया है। जिसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे होते हैं, क्या वो ज़्यादा वेपर प्रेशर जनरेट कर पाएगा? नहीं। क्यों? पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम्हें इसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। वो थोड़ी हीट आपकी हाथ की 35 डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है एज कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर है। इसीलिए अगर मैं इथेनॉल को देखूं और डाइमिथाइल ईथर को देखूं तो इन दोनों में से जल्दी इवेपोरेट होने की कोशिश कौन करेगा? डाइमिथाइल ईथर। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। इस वजह से इसका प्रेशर हाई होगा। ठीक है, अब मैं 3 कंपाउंड्स ले रही हूँ, 3 कंपाउंड ले लेती हूँ। एक है मेरे पास वाटर, एक है मेरे पास इथेनॉल और एक मेरे पास है डाइमिथाइल ईथर। मेरे पास ये 3 है। ठीक है, अब अपना दिमाग लगाओ, प्यारा सा दिमाग। वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग है। इथेनॉल के थोड़े वीक होते हैं और डाइमिथाइल ईथर के वीकेस्ट होते हैं। तो जिसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक हैं उसके पार्टिकल्स तो जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सबसे ज़्यादा। उससे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? इथेनॉल का। और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा अगर इन तीनों में कंपेयर करेंगे? वाटर का। तो ये वाली बात समझ में आ गई? पहला फैक्टर समझ में आ गया। तो पहला फैक्टर क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर, सॉरी, पहला फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब सेकेंड फैक्टर पढ़ते हैं। अब सेकेंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेपर प्रेशर को चेंज करता है, हमें ये वाली चीज़ पढ़नी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, ये पहला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर। इसमें भी अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं, इथेनॉल के, और दूसरे कंटेनर में भी इथेनॉल के पार्टिकल्स हैं। दूसरे में भी इथेनॉल है, दोनों में इथेनॉल है। दोनों पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, दोनों पार्टिकल्स का नाम सेम है, दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है, दोनों पार्टिकल्स की ज्योमेट्री सेम है, सरफेस एरिया सेम है और दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम है। बट पहले वाले कंटेनर में जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले कंटेनर में जो टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेल्सियस। अब तुम बताओ किधर ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा? ऑब्वियसली बी वाले कंटेनर में होगा। क्यों? क्योंकि बी वाले कंटेनर में टेम्परेचर ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, वो उसको भी धक्का मारेंगे। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऊपर आएगा, वेपर बन जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर लगाते हो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो ना किसी भी लिक्विड का, उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये तुम घर पर भी देख सकते हो। घर पर भी तुम अपना दिमाग लगाओ कि तुम 2 पतीले ले लो और दोनों में 1 गिलास पानी डाल दो, और दोनों को बंद कर दो, मतलब ऊपर ढक्कन लगा दो। एक पतीले को कुछ मत करो, दूसरे पतीले को गर्म करो। वेपर प्रेशर किस में आने लग जाएगा भाई? दूसरे वाले में ना, जिसको गर्म कर रहे हो। थे तो दोनों के दोनों पानी से भरे हुए, तो ये वाला हो गया। थर्ड आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर जो आता है वो आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसे वेपर प्रेशर डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट तुम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा क्या होता है। सबसे पहले बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को हीट दे दो, और हीट दो जिससे उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच के, वो ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर।
आज पता नहीं क्यों मैं बहुत हिंदी में लिख रही हूँ, बट इट्स फाइन। तो बॉइलिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, जिसके कारण की वजह से, जिस वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग। अब ये सारी की सारी कथा जिस टेम्परेचर पर हो रही होती है उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें हम लोग किसी भी लिक्विड को हीट देते हैं, जिसकी वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे पास दो लिक्विड है, पहला लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। पहले वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। तुम बताओ इन दोनों में से जल्दी वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, जल्दी से प्रेशर कौन बना सकता है? ए वाला। क्यों? क्योंकि बी के कंपैरिजन में ए वाले के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होंगे इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए वाले लिक्विड को मैं जल्दी से हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से आता है एज कम्पेयर टू बी वाले के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितने ज़्यादा वीक फोर्सेस होंगे ना उतनी जल्दी वेपर बन जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना उतनी जल्दी वेपर प्रेशर बन जाएगा। तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है ना उतनी जल्दी वो प्रेशर बना देता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब लास्ट टॉपिक देखो आज का। अब देखो आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये क्या चीज़ होती है, तो बहुत ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूँ। अगर अभी तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा तो एकदम से समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो पहले वाला क्लियर करना, फिर टाइम स्टैम्प पे जाना। ठीक है, तो हमारे पास वेट है, हमें एक चीज़ करनी है, हमें शुगर को ऐड करना है इन अल्कोहल। ठीक है, शुगर को अल्कोहल में ऐड करना है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता बट मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि हमारे पास ये टारगेट है कि हमको शुगर को अल्कोहल में ऐड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, और शुगर किसकी तरह वर्क कर रहा है, सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने सिर्फ सॉल्वेंट डाला है अभी, अल्कोहल। ठीक है, ये मैंने अल्कोहल डाल दिया, बंद कर दिया इसको, सारे कंटेनर बंद ही थे आज, बंद कर दिया। ठीक, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ। हीट कर दिया मैंने, वेपर प्रेशर आएगा। अल्कोहल के पार्टिकल्स को अगर मैं वाटर से कंपेयर करूँ तो थोड़े वीक होते हैं, तो इसलिए अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या होगा, खूब सारा होगा, बढ़िया वेपर प्रेशर हो जाएगा जब इसको हीट करेंगे तो मान लेते हैं अल्कोहल, प्योर अल्कोहल के वेपर प्रेशर को मैं P0 से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलूँगी P0 अल्कोहल। ठीक है, तो P0 का मतलब होता है वो वेपर प्रेशर जो कि खाली सॉल्वेंट का होता है, मतलब उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं P0। ठीक है, मान लेते हैं कि जो प्योर वेपर प्रेशर आया ना अल्कोहल का वो 10 यूनिट्स आया। ऐसी सोचो, तुम्हें ये जानने की भी नहीं जरूरत है कि होता कितना है, नहीं जानना उतना। तो मान लेते हैं कि प्योर अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर आया वो 10 यूनिट्स आया, अभी हमने इसमें कुछ डिजोल्व नहीं करा है। ठीक है, अब मैं मानती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला देती हूँ। तो ये चीनी के पार्टिकल्स हैं और मैंने घोल दिया इसको अच्छी तरह से। चीनी के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, चीनी गैस में कभी कन्वर्ट नहीं होती, ये वाली चीज़ भी याद रखना। ठीक है, अब मैं इसको हीट कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट करूँगी तो क्या होगा, पानी की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, पानी कह रही सॉरी अल्कोहल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उस पर धक्का मारने की कोशिश करेंगे, चीनी के पार्टिकल्स हैं तो अल्कोहल के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। अब जब वो इस वाले पार्टिकल में धक्का मारने की कोशिश करेगा तो बीच में तो शुगर के पार्टिकल्स आ गए ना, तो जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो अल्कोहल के पार्टिकल्स को ऊपर जाने नहीं देंगे क्योंकि वो उसके चारों तरफ है। तो ये वही वाली बात हो गई कि कोई रॉकेट ऐसे चल रहा था और ऊपर से कोई फोर्स आया, वो उसको नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं ऊपर मत चढ़, वो ऊपर जा रहा है, नीचे उसको ढकेल रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट डलने की वजह से इस जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसके वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, बढ़ भी सकता है कि घट सकता है कि बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस केस में जो अल्कोहल अपनी जितनी ताकत से पहले इनिशियली वेपर प्रेशर लगा रहा था उतनी ताकत से नहीं लगा पाएगा, तो जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। उस केस में अल्कोहल के वेपर प्रेशर को बोलेंगे पी अल्कोहल। ठीक है, तो P0 अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, उस अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट के फॉर्म में था, मतलब वो किसी के साथ वो घुला हुआ नहीं था, अकेला अल्कोहल,
और पी अल्कोहल वो वेपर प्रेशर होगा जो कि तब कैलकुलेट किया जाता है जब कोई भी सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट मिला देते हैं। ठीक है, आज तुम्हें यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़ना है, कुछ भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। कल हम लोग